Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Junaid Javed and today we are going to discuss lecture number 34. This lecture is related with second year chapter number 6, that is related to table and query. तो आइए बोर्ड पर मूव करते हैं और इस चैप्टर के कंटेंट्स देखते हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे अभी इंट्रोडक्शन में हमने देखा, आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेकेंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 6 है, यानी ऐसा चैप्टर जो टेबल और क्यूरी जैसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेटेड है। तो आज हम डिस्कस होने वाले टॉपिक्स को देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर के डिस्कस करने हैं। आइए इंडेक्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल का इंट्रोडक्शन लेंगे। वैसे तो टेबल का इंट्रोडक्शन हम चैप्टर नंबर 5 लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ब्रीफली उसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे और उससे आगे मूव करेंगे, क्योंकि ये पूरे का पूरा चैप्टर दो ही ऑब्जेक्ट्स पे है, या टेबल या क्यूरी के ऊपर। तो टेबल का इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर टेबल्स की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनमें से एक डिग्री और एक कार्डिनलिटी, इनको डिस्कस करेंगे, ये क्या होती हैं। फिर टेबल के व्यूज डिस्कस करेंगे, टेबल को किन किन मेथड से देखा जा सकता है। इसके बाद टेबल के अंदर जो डेटा है उसकी डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, डेटाबेस में कौन कौन सी डेटा टाइप्स इस्तेमाल होती हैं, हर फील्ड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। मेन प्रॉपर्टीज में से फील्ड साइज है, इनपुट मास्क है, इसके अलावा टेबल को फ्रीज कैसे करना है, रोज कॉलम्स को हाइड अनहाइड कैसे करना है, ये चीजें अंडर डिस्कशन होंगी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये भी रिलेशनशिप्स के साथ रिलेटेड है, इसको देखेंगे ये क्या होती है। उसके बाद टेबल में डेटा को सॉर्ट कैसे करना है, फिल्टर कैसे करना है, ये दो टॉपिक्स अंडर डिस्कशन होंगे। नेक्स्ट क्यूरीज का इंट्रोडक्शन होगा, क्यूरीज क्या होती हैं, इनके एडवांटेजेस, इनके फीचर्स, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्यूरीज की जो टाइप्स इस्तेमाल में आती हैं उनको यूज करना। तो इनकी डिटेल स्टूडेंट्स डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। तो आइए चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं आज का पहला टॉपिक हमारा टेबल का इंट्रोडक्शन है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। टेबल का एक और नाम है, इसको रिलेशन भी बोला जाता है, और रिलेशन की बेस पर ये RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक बेसिक ऑब्जेक्ट है, उसकी बेस प्रोवाइड करता है। टेबल का एक ही पर्पस है, और वो पर्पस क्या है, ये सिर्फ डेटा स्टोर करता है। किस फॉर्म में डेटा स्टोर करेगा, रोज और कॉलम्स की शक्ल में स्टोर करेगा। हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं असल में वो जाके बैक पे किसी ना किसी टेबल के अंदर स्टोर होता है। चूंकि ये बैक पे डेटा किसी ना किसी टेबल में जाके स्टोर हो रहा होता है, इसलिए टेबल इज ऑल्सो नोन एज बैक एंड ऑफ अ डेटाबेस। रिलेशन भी इसको कहते हैं, और ये एक फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है किसी भी डेटाबेस का। ये तो स्टूडेंट्स टेबल के बारे में चंद इंपॉर्टेंट बातें। अब हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि वो है टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स। टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक टेबल कैसा होना चाहिए। RDBMS कहती है कि टेबल की ये प्रॉपर्टीज हैं, हर टेबल इन प्रॉपर्टीज के ऊपर फुलफिल होना चाहिए, पूरा उतरना चाहिए। वो प्रॉपर्टीज क्या हैं। पहली चीज, ईच फील्ड कंटेन अ सिंगल वैल्यू। फील्ड किसको कहते हैं, कॉलम को। अब फॉर एग्जांपल एक रोल नंबर की फील्ड है, इसके अंदर हर सेल के अंदर सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, कोई ऐसा सेल ना हो जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ रही हूं। ये चीज आपने नॉर्मलाइजेशन के चैप्टर में भी देखी थी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि रिपीटिंग ग्रुप्स आर नॉट अलाउड इन अ रिलेशन। तो बेसिकली फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि हर फील्ड के अंदर सिर्फ सिंगल वैल्यू आए, एटॉमिक वैल्यू आए, मल्टीपल वैल्यूज इन अ सेल आर नॉट अलाउड। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ईच कॉलम हैज अ डिस्टिंक्ट नेम। हर कॉलम का डिफरेंट नेम आपने रखना है। फॉर एग्जांपल एक टेबल में 4 फील्ड्स हैं, पहली का नाम रोल नंबर, दूसरी का नाम नेम,
तीसरी का क्लास और फोर्थ वन सेक्शन। तो हर फील्ड का एक डिस्टिंक्ट नेम है, कोई दो फील्ड ऐसी ना हो जिनका नाम सेम हो जाए, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्डर ऑफ रो एंड कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट क्या होगा, अनइंपॉर्टेंट, जो चीज आपके लिए मैटर ना करे। तो इसको हम जरा दोबारा देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रो एंड कॉलम इज नॉट इंपॉर्टेंट, यानी रो का कोई भी ऑर्डर आप रख सकते हैं, कोई खास ऑर्डर नहीं है। रोल नंबर 5 की रो ऊपर भी आ सकती है, रोल नंबर 1 की रो नीचे भी आ सकती है, ये ऑर्डर आपने डिफाइन करना है। इसी तरह कॉलम्स का भी ऑर्डर कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रो एंड कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट का मतलब है किसी भी रो का और किसी भी कॉलम का कोई भी ऑर्डर आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। और नेक्स्ट, ईच रो हैज अ डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड। हर रो यूनिक होनी चाहिए, यानी डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई दो रोज ऐसी ना हो जो सेम हो, उससे क्या होगा, डुप्लीकेशन आ जाएगी और सिस्टम के ऊपर अननेसेसरी लोड बढ़ जाएगा और इररेलेवेंट डेटा डेटाबेस में कंटेन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी चंद एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको सवाल आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिलेशन। अब इन चारों में से एक भी बात उसमें हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, सारी भी हो सकती हैं। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कोई भी सवाल आए आप उसका जवाब दे सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, टेबल को एक और नाम भी दिया जाता है रिलेशन। अब ये रिलेशन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक डिग्री और एक कार्डिनैलिटी। हम इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अ रिलेशन या कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन, यानी टेबल के हवाले से डिग्री क्या होगी और कार्डिनैलिटी क्या होगी। स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है, आप जानते हैं टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर आप उसके कॉलम्स को या फील्ड्स को गिन लें तो फील्ड्स की तादाद डिग्री कहलाती है, और अगर आप उसकी रोज या रिकॉर्ड्स को गिन लें तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्या कहलाते हैं, कार्डिनैलिटी। अब फॉर एग्जांपल, एक टेबल है, उसके अंदर कॉलम्स हैं 5, तो उसकी डिग्री क्या होगी, 5। और इसी तरह इसके अंदर रोज हैं 10, तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, 10 होगी। तो स्टूडेंट्स, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, इनसे रिलेटेड कोई सवाल आए तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, तो आइए चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब टेबल के कुछ व्यूज डिस्कस करने। वैसे तो टेबल के 5 व्यूज होते हैं, लेकिन जो मेजर व्यूज जिनसे हमें कंसर्न है, ताल्लुक है, वो दो हैं। वो एक डिजाइन व्यू कहलाता है और एक डेटा शीट व्यू कहलाता है। डिजाइन व्यू क्या होता है, जब भी हम टेबल को डिजाइन करते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। डिजाइन व्यू में हम टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, इसमें हम डेटा एंटर नहीं कर सकते। आपको अक्सर सवाल आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज यूज्ड टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, तो वो कौन सा होगा, डिजाइन व्यू। अब अगली बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल से क्या मुराद है। टेबल के स्ट्रक्चर में चंद चीजें हैं जो लाजमी आपको देनी पड़ती हैं। पहली बात, इसमें हम स्पेसिफाई क्या करते हैं, 4 चीजें होती हैं जो टेबल के डिजाइन व्यू में हम स्पेसिफाई करते हैं। वो 4 चीजें क्या हैं, हर फील्ड का नाम, उसकी डेटा टाइप, उसकी डिस्क्रिप्शन, और एक चीज होती है ऑप्शनल, फील्ड की प्रॉपर्टीज। ये 4 चीजें हैं जो डिजाइन व्यू में स्पेसिफाई की जा सकती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई इन डिजाइन व्यू ऑफ अ टेबल। अब उसमें फील्ड नेम भी हो सकती है, डेटा टाइप भी हो सकती है, डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है और फील्ड प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। इनमें से 2 चीजें हैं कंपल्सरी। अब वो कंपल्सरी ऑप्शंस कौन कौन सी है, ये फील्ड नेम और डेटा टाइप, दे बोथ आर कंपल्सरी, इनको देना लाजमी है। लेकिन डिस्क्रिप्शन हो गई या प्रॉपर्टीज हो गई, ये दोनों क्या होंगी, दे आर ऑप्शनल। इसके अलावा अगर हम प्राइमरी की अप्लाई करना चाहें तो प्राइमरी की भी किस फेज में अप्लाई होती है, वो डिजाइन व्यू में ही अप्लाई की जाएगी। अब स्टूडेंट्स, फील्ड नेम और डेटा टाइप ये दोनों है कंपल्सरी, डिस्क्रिप्शन हो गई ऑप्शनल। इसके अलावा जो दूसरा फेस है वो कहलाता है डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू ऐसा व्यू होता है जो जस्ट लाइक अ स्प्रेडशीट, एक्सेल की शीट की तरह नजर आएगा। इसमें रोज और कॉलम्स होंगी,
आप इसमें डेटा एंटर या एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपसे पूछा जाए कि कौन सा व्यू ऐसा है दैट इज जस्ट लाइक अ स्प्रेडशीट, तो आप कहेंगे डेटा शीट व्यू। कौन सा व्यू ऐसा है जिसमें आप एंटर, अपडेट या डिलीट कर सकते हैं डेटा को, डेटा शीट व्यू। और इसी तरह कौन सा व्यू ऐसा है जिसमें आप स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर को चेंज सिर्फ डिजाइन व्यू में किया जा सकता है, डेटा शीट व्यू में आप सिर्फ डेटा एंटर करते हैं, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, ये दो मेजर चीजें हैं जो आपको टेबल के व्यूज के बारे में पता होनी चाहिए। इसके बाद अभी हमने देखा कि डिजाइन व्यू में हम फील्ड नेम के साथ डेटा टाइप्स भी रखते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है डेटा टाइप्स के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जब भी आप एक फील्ड डिफाइन करते हैं तो आगे आपको बताना पड़ता है इस फील्ड में किस तरह का डेटा आएगा। वो डेटा की टाइप बताने वाला वर्ड असल में डेटा टाइप कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पूछा जाए आपसे टोटल कितनी डेटा टाइप्स हैं, तो देयर आर 9 डेटा टाइप्स दैट आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इनकी तादाद है 9। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्योंकि इनसे बहुत से सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। पहली दो डेटा टाइप्स टेक्स्ट और मेमो, ये दोनों अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। अल्फा न्यूमेरिक से मुराद है इसमें आप अल्फाबेट्स, नंबर्स, डिजिट्स या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अल्फाबेट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। अब इन दोनों में फर्क क्या होगा? इन दोनों में फर्क इनकी रेंज में है। हैं तो दोनों अल्फा न्यूमेरिक, लेकिन ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन स्टोर करता है, मेमो लेंथी डिस्क्रिप्शन स्टोर करने के लिए होता है। टेक्स्ट की मैक्सिमम रेंज, यानी इसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हैं, 255 कैरेक्टर्स कैन बी स्टोर्ड इन टेक्स्ट डेटा टाइप। लेकिन मेमो की मैक्सिमम कैपेसिटी 65,535 कैरेक्टर्स होते हैं। अब अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, टेक्स्ट की मैक्सिमम रेंज तो है 255, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग क्या होती है? बाय डिफॉल्ट कितने कैरेक्टर्स तक इसकी लेंथ सेट होती है? तो बाय डिफॉल्ट इसकी फील्ड साइज प्रॉपर्टी में 50 कैरेक्टर्स सेट होते हैं। तो ये सब सवाल हैं जो आपसे मुख्तलिफ औकात में पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी टेक्स्ट और मेमो डेटा टाइप्स। बाकी डेटा टाइप्स डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड पर। आइए मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, थर्ड डेटा टाइप से हमारी न्यूमेरिक डेटा टाइप शुरू होती है। पहली डेटा टाइप है नंबर। नंबर जैसे नाम से जाहिर है ये न्यूमेरिक डेटा स्टोर करेगी जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इसमें होल नंबर्स आ सकते हैं, डेसिमल नंबर्स आ सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज आ सकती हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन आ सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरह का नंबर इसमें स्टोर हो सकता है। इसमें ऐसे नंबर्स आते हैं जिसको कैलकुलेशन रिक्वायर होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के मार्क्स, एवरेज, परसेंटेज, टोटल, ये तमाम चीजें जो होंगी इनकी अगर डेटा टाइप आपने सेट करनी है तो वो क्या आप डेटा टाइप सेट करेंगे? इसकी नंबर सेट करेंगे। अब इसका साइज मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। नंबर में आगे कैटेगरीज है। आप इसकी फील्ड साइज प्रॉपर्टी को कहां से कहां तक सेट कर सकते हैं, मतलब इसमें 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट से लेके 8 बाइट्स तक साइज अवेलेबल है डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड साइज प्रॉपर्टी। तो ये आपने जहन में रखना। इसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप है डेट और टाइम। जैसे नाम से जाहिर है इसमें डेट भी स्टोर हो सकती है, टाइम भी स्टोर हो सकता है, दोनों भी स्टोर हो सकते हैं। इसका साइज आमतौर पर 8 बाइट्स होता है। हर डेट और टाइम 8 बाइट्स में स्टोर होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ स्टूडेंट? तो डेट ऑफ बर्थ स्टोर करने के लिए सूटेबल डेटा टाइप कौन सी होगी? डेट एंड टाइम। आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर नेम और एड्रेस ऑफ अ स्टूडेंट? अब आपको पता है ये टेक्स्ट में भी स्टोर हो सकती है, मेमो में भी, लेकिन टेक्स्ट की रेंज कम है तो किसी का नाम या उसका एड्रेस आमतौर पर 255 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर आ जाता है। तो आप इसकी जो सूटेबल डेटा टाइप है वो टेक्स्ट ही देंगे, मेमो नहीं देंगे। मेमो तो लेंथी डिस्क्रिप्शंस के लिए होती है। इसी तरह नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं, ऑटो नंबर। ऑटो नंबर आमतौर पर हम ऐसी डेटा टाइप को कहते हैं जिसमें हम डेटा एंट्री ना करें। जब हम किसी कॉलम को ऑटो नंबर पे सेट कर देते हैं उसमें एक यूनिक सिक्वेंशियल नंबर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। 1 के बाद वो इंक्रीमेंट होने के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड सो ऑन।
और ये यूनिक सिक्वेंशियल या रैंडम नंबर होगा जिसको डेटाबेस खुद असाइन करेगी। ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है, लेकिन हम इसको एडिट नहीं कर सकते। अब आमतौर पर जो सीरियल नंबर के कॉलम होते हैं उनको हम किस पे सेट कर देते हैं? ऑटो नंबर। तो ऑटोमेटिकली पहले रिकॉर्ड के लिए 1 आ जाता है, दूसरे के लिए 2 आ जाएगा, तीसरे के लिए 3 एंड सो ऑन। ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहेगी, हमें डेटा एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेटाबेस ऑटोमेटिकली इसको वैल्यू असाइन करेगी, लेकिन हम उसे एडिट नहीं कर सकेंगे। तो आपसे अक्सर सवाल पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप कैन नॉट बी एडिटेड? तो एडिट ना होने वाली डेटा टाइप कौन सी होगी? ऑटो नंबर। अगला सवाल इसका साइज पूछा जा सकता है, तो वो 4 बाइट्स। तो स्टूडेंट्स, ये डेटा टाइप्स की हर लाइन असल में एक एमसीक्यू है, जिसको मैंने बोर्ड पर एक तरतीब से लिखा है। हर पॉइंट एक सवाल बना के आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह नेक्स्ट डेटा टाइप देखिएगा, वो है करेंसी। ये भी एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, लेकिन ऐसी न्यूमेरिक डेटा टाइप दैट हैव अ स्पेशल और अ स्पेसिफिक फॉर्मेट हैविंग अ प्राइस और अ करेंसी। इसके साथ कोई डॉलर का, यूरो का, पाउंड का, यन का, कोई भी करेंसी का सिंबल वैल्यू के साथ अटैच हो जाएगा और ये न्यूमेरिक वैल्यू के तौर पे ही ट्रीट होगी। फॉर एग्जांपल, एक प्राइस का कॉलम है, किसी प्रोडक्ट की प्राइस है, तो उसकी डेटा टाइप आप नंबर भी रख सकते हैं, लेकिन सूटेबल डेटा टाइप क्या होगी? करेंसी, जिसमें वैल्यू के साथ कोई स्पेसिफिक करेंसी का साइन भी आ रहा होगा, और यह भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो सकती है। अगला काम आपसे पूछा जाए इसका साइज, तो साइज इसका स्टूडेंट्स 8 बाइट्स। नेक्स्ट डेटा टाइप देखिएगा, वो है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक असल में ये टेक्स्ट की तरह की ही डेटा टाइप होती है, यानी ये भी अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फाबेट्स और नंबर स्टोर करेगी, लेकिन जब आप इसमें डेटा एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक बन जाएगा, यानी उसका कलर ब्लू हो जाएगा। आप पॉइंटर लेके जाएंगे, वो हैंड के आइकॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो ये लिंक ऑटोमेटिकली ओपन भी हो सकता है। तो किसी स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस स्टोर करना है या वेबसाइट एड्रेस स्टोर करना है, तो डेटा टाइप तो टेक्स्ट भी रखी जा सकती है, लेकिन सूटेबल उसके लिए कौन सी होगी? हाइपरलिंक। तो नॉर्मली इट इज यूज्ड टू स्टोर ईमेल और वेबसाइट एड्रेसेस। नेक्स्ट देखिएगा, वो है यस नो डेटा टाइप। सबसे छोटी डेटा टाइप जिसका साइज 1 बिट होते हैं। या तो ये 0 या 1, ट्रू या फॉल्स, ऑन या ऑफ तरह का डेटा स्टोर करती है। और ऐसा डेटा आइटम जो या ट्रू हो या फॉल्स हो, इसको हमने 4th चैप्टर में देखा था, इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा कहते हैं, यानी हैविंग 1 आउट ऑफ 2 ऑप्शंस, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब जैसे आप स्टूडेंट का स्टेटस सेट करना चाह रहे हैं, स्टेटस या वो पास होगा या फेल होगा, दोनों नहीं हो सकते, या पास की कैटेगरी में होगा या फेल की कैटेगरी में होगा। इसी तरह उसका आप जेंडर सेट करना चाह रहे हैं, या मेल होगा या फीमेल, दोनों में से एक ऑप्शन होगी, दोनों नहीं हो सकती। इसी तरह आप उसका मैरिटल स्टेटस सेट करना चाह रहे हैं, या वो मैरिड होगा या अनमैरिड होगा, दोनों एक वक्त में नहीं हो सकती। तो जब इस तरह का डेटा आए, इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी हैविंग 1 आउट ऑफ 2 ऑप्शंस, और इस ऑप्शन के लिए हम यस नो डेटा टाइप को चूज करते हैं। और स्टूडेंट, लास्ट डेटा टाइप जो है वो ओएलई। ओएलई कहलाती है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। किसी ऑब्जेक्ट को इस डेटाबेस के कॉलम के सेल के साथ लिंक अप कर देने वाली डेटा टाइप वो ओएलई कहलाती है। अब आमतौर पर आप देखते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जब आप अपने अकाउंट्स बनाते हैं तो आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह, लेकिन आप वहां पे अपनी पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हैं, कोई साउंड, ऑडियो, वीडियो क्लिप भी एंटर कर सकते हैं। ये जब इस तरह का डेटा कहलाता है ऑब्जेक्ट टाइप डेटा, और ऑब्जेक्ट टाइप डेटा स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप होती है वो कहलाती है ओएलई। तो आमतौर पर इसके अंदर आप पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियोस या एनी अदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप डेटा, यानी कोई वर्ड की, एक्सेल की फाइल, किसी भी तरह का डेटा अदर देन टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा, वो किस में जाएगा? वो ओएलई ऑब्जेक्ट के अंदर अप्लाई किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी डेटा टाइप्स का आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने के लिए वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। तो आइए चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड्स हैं। जैसे हमने डिजाइन व्यू में देखा था, हम फील्ड का नाम देते हैं, डेटा टाइप मुकर्रर करते हैं, अगर कोई ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन देनी हो वो देते हैं, और एट द बॉटम पेन हम उसकी प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। हर फील्ड की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब चंद एक आपके सामने हैं।
नंबर 1 है फील्ड साइज। फील्ड साइज मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स किसी टेक्स्ट या न्यूमेरिक फील्ड में सेट करने का काम करती है। जैसे हमने अभी टेक्स्ट डेटा टाइप देखी है, उसका डिफॉल्ट साइज हमने देखा था 50 होता है। वो डिफॉल्ट साइज फील्ड साइज प्रॉपर्टी में सेट किया होता है और आप इसको मैक्सिमम टेक्स्ट डेटा टाइप में 255 तक लेके जा सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट या न्यूमेरिक फील्ड का अगर आप कोई मैक्सिमम लिमिटेशन सेट करना चाहें तो वो आप फील्ड साइज से सेट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेट। ये किसी भी टेक्स्ट या न्यूमेरिक या डेट और टाइम का फॉर्मेट चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल इस प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हैं किसी डेट का फॉर्मेट सेट करने के लिए। पहले मंथ फिर डे और फिर ईयर आए, या पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर आए। तो किसी भी तरह का फॉर्मेट सेट करना हो, करेंसी का फॉर्मेट चेंज करना हो, न्यूमेरिक डेटा है उसके डेसिमल पॉइंट्स कम या ज्यादा करने हो, तो वो फॉर्मेट प्रॉपर्टी सेट करती है। इसी तरह इसकी दो सेटिंग्स हैं जो टेक्स्ट टाइप डेटा के हवाले से सेटिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं और कई बार ये सवाल एंट्री टेस्ट में आए भी हैं जो मैंने 2 बोर्ड पर लिखे हैं। अगर आप किसी टेक्स्ट टाइप फील्ड की फॉर्मेट प्रॉपर्टी में ग्रेटर देन लिख देंगे या ग्रेटर देन का साइन पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उस फील्ड में जो स्मॉलर लेटर्स होंगे वो अपर केस लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसी तरह अगर आप वहां लेस देन का साइन डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली अपर केस लेटर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लोअर केस में। तो इसी तरह फील्ड साइज प्रॉपर्टी है और उसके बाद फॉर्मेट प्रॉपर्टी है जो कि डिफरेंट तरह के डेटा का फॉर्मेट चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो सैंपल के तौर पर 2 चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी इज अ बुलियन प्रॉपर्टी। बुलियन मींस या ये ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी। किसी फील्ड को कंपल्सरी बनाने के लिए यानी उसमें डेटा एंट्री अगर आपने मैंडेटरी करनी है तो फिर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। अगर आप इसको रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को यस कर देंगे यानी ट्रू कर देंगे तो अब इसमें डेटा एंट्री लाजमी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे नो कर देंगे यानी ये फॉल्स हो जाएगी तो फिर इसके अंदर डेटा एंट्री ऑप्शनल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप रोल नंबर की डेटा एंट्री प्रॉपर्टी में रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को अगर आप यस कर देते हैं तो फिर रोल नंबर एंट्री करना मैंडेटरी या लाजमी हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फील्ड वैलिडेशन रूल्स। ये वो क्राइटेरिया एंटर आप इसमें करते हैं जिसके तहत आप किसी फील्ड में डेटा एंटर करना चाह रहे हैं। यानी आप कोई ऐसा रूल लगाना चाह रहे हैं कि जो वैल्यू इस रूल में से या इस फिल्टर में से पास हो वही इस सेल में या इस फील्ड में एंटर हो सके, इसके अलावा कोई और वैल्यू एंटर ना हो सके, तो आप फील्ड वैलिडेशन रूल्स अप्लाई करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी फील्ड के ऊपर ग्रेटर देन 0 का रूल अप्लाई कर दूं, इसका मतलब है उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही एंटर होंगी, नेगेटिव वैल्यू उसमें आना बंद हो जाएगी, क्योंकि ग्रेटर देन 0 में 1, 2, 3, 4 इस तरह की वैल्यूज आती हैं। तो जो वैल्यू इस रूल पे पूरा उतरेगी वो एंटर हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडेक्स। इंडेक्स प्रॉपर्टी सॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है और इसकी 2 ऑप्शंस है, यस और नो। अगर आप किसी फील्ड की प्रॉपर्टी को नो कर देंगे तो उसके ऊपर इंडेक्स अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर आप यस करेंगे तो उसमें मजीद 2 ऑप्शंस हैं, यस विद डुप्लीकेट्स, क्या आप उसमें डुप्लीकेट अलाउ करना चाहें, या नो डुप्लीकेट्स, उसमें डुप्लीकेट्स ना आए। तो इसकी सेटिंग आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, तो आइए चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनपुट मास्क। इनपुट मास्क किसी भी फील्ड की वैल्यू को कंट्रोल करती है और उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में सेट कर देती है जो हम पहले से डिफाइन करके आते हैं। अब फॉर इनपुट मास्क प्रॉपर्टी मिलती जुलती है फॉर्मेट से, लेकिन इसमें डेटा सिर्फ उसी फॉर्मेट में नजर आता है जब हम उसे उस फॉर्मेट में एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पासवर्ड फील्ड के ऊपर एक इनपुट मास्क लगा सकते हैं जिससे आप जो चीज एंटर करेंगे असल में वो नजर नहीं आएगी, लेकिन उसकी जगह पे स्टेरिक्स या डॉट्स का एक फॉर्मेट नजर आएगा जो आप सेट करेंगे। इसी तरह आप फोन नंबर के ऊपर इनपुट मास्क प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं कि पहले 3 डिजिट्स या पहले 4 डिजिट्स 0300 वो अलग हो जाएं, उसके बाद डैश आ जाए, उसके बाद 7 डिजिट्स अलग से आए। यानी फोन नंबर का कोड और फोन नंबर के डिजिट्स जो लास्ट 7 डिजिट्स हैं वो सेपरेट करने के लिए भी आप इनपुट मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर किसी भी टेक्स्ट
टाइप फील्ड की इनपुट मास्क प्रॉपर्टी में जाके पासवर्ड का वर्ड लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली उस पासवर्ड की जगह पर स्टेरिक्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह और भी सेटिंग्स इसकी होती हैं। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू किसी सेल में या किसी फील्ड में अगर आप डेटा एंटर ना करना चाहें और जब आप नई न्यू रिकॉर्ड में जाएं तो वहां एक वैल्यू पहले से आ रही हो, उस वैल्यू को हम डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर डिफॉल्ट वैल्यू में डेट के कॉलम में जाके आज की डेट एंटर कर देते हैं तो आज की डेट में आप जितने रिकॉर्ड्स एंटर करेंगे सब में आज की डेट ऑटोमेटिकली अपीयर होती आएगी। तो इससे डेटा एंट्री जरा आसान हो जाती है। इसके बाद फ्रीज और अनफ्रीज कॉलम्स को करने की ऑप्शन, ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फ्रीज या अनफ्रीज की ऑप्शंस अक्सर सवाल आया ये किस मेन्यू से बिलोंग करती है, तो ये फॉर्मेट मेन्यू से बिलोंग करती है और इसकी मदद से आप एक या एक से ज्यादा कॉलम्स को फिक्स कर सकते हैं। जब आप स्क्रॉल करते हैं और टेबल के अंदर फील्ड ज्यादा हैं, आप स्क्रॉल करेंगे तो ये कॉलम जो फिक्स हुए हैं ये फिक्स होंगे और बाकी पेज स्क्रॉल करना शुरू कर देगा। इससे जो आपके कंपैरिजन है वो आसान हो जाते हैं। इसी तरह टेम्परेरीली आप कुछ कॉलम्स या रोज को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं, उसके लिए भी फॉर्मेट का मेन्यू इस्तेमाल होगा। टेम्परेरीली कुछ कॉलम्स हाइड या अनहाइड करने हो तो फॉर्मेट मेन्यू से उनको एडजस्ट किया जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक बड़ी कॉमन ऑप्शन है वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ डेटा। आप किसी कॉलम की बेस पे रिकॉर्ड्स को तरतीब लगाना चाह रहे हैं तो वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं और ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये रिकॉर्ड्स के मेन्यू से बिलोंग करते हैं। तो अक्सर पूछा जाता है कि सॉर्टिंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन, तो इसका जवाब क्या होगा, रिकॉर्ड्स मेन्यू। नेक्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है फिल्टरिंग का। फिल्टर का मतलब है कि एक टेबल में बेशुमार रिकॉर्ड्स हैं लेकिन आप अपनी मर्जी के मुताबिक एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स जो आपके किसी क्राइटेरिया से मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक टेबल के अंदर 1 से लेके 1000 तक स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूं सिर्फ मुझे पहले 10 रोल नंबर्स का डेटा डिस्प्ले हो, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, फिल्टर, जो कि किसी सर्टेन क्राइटेरिया के अगेंस्ट मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करके देगा। ये ऑप्शन भी स्टूडेंट्स कहां अवेलेबल होगी, रिकॉर्ड्स के मेन्यू में, ये याद रखिएगा। अब इसकी दो टाइप्स होती है, फिल्टर बाय सिलेक्शन और फिल्टर बाय फॉर्म। फिल्टर बाय सिलेक्शन तो वहां इस्तेमाल होता है जहां आइडेंटिकल वैल्यूज आपने मैच करनी हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं तमाम वो रिकॉर्ड्स जिनमें क्लास के कॉलम में ICS लिखा हुआ है तो ICS की आइडेंटिकल वैल्यूज फिल्टर करके ले आएगा। इसी तरह जहां टेबल लार्ज हो और मल्टीपल क्राइटेरियाज आपने देने हो वहां जो फिल्टर इस्तेमाल होता है वो फिल्टर बाय फॉर्म है। ये मल्टीपल क्राइटेरियाज देने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक कॉमन ऑप्शन आती है वो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी असल में कुछ सिस्टम ऑफ रूल्स हैं जो आप रिलेशनशिप जब क्रिएट करते हैं दो टेबल्स के दरमियान तो उस वक्त इसको एनफोर्स किया जाता है। ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपके रिलेशनशिप को प्रिजर्व करती है, वैलिड बनाती है और इससे इररेलेवेंट वैल्यूज आना बंद हो जाती हैं और रिकॉर्ड इंटीग्रिटी या रिकॉर्ड कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के साथ दो ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, तो वो हैं कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स और कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स। जैसे नाम से जाहिर है, आपको मालूम है जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो दो टेबल्स के दरमियान बनता है, उसमें एक पेरेंट होगा और एक चाइल्ड होगा। कैस्केड अपडेट फील्ड्स की ऑप्शन क्या काम करती है, जब आप पेरेंट रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं तो उसके रिलेटेड चाइल्ड रिकॉर्ड्स भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं, इससे डेटा वैलिड हो जाता है। इसी तरह जब आप पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, ये दूसरी ऑप्शन कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड चाइल्ड्स को डिलीट कर देगी। तो ये दो ऑप्शंस रिलेशनशिप की वैलिडिटी के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वो है क्यूरीज का। स्टूडेंट्स क्यूरीज का इंट्रोडक्शन तो हम लास्ट चैप्टर में देख ही चुके हैं, एक बार इसको रिवाइज करके फिर क्यूरी की टाइप्स के ऊपर मूव करते हैं। क्यूरी जैसे आपको मालूम है, क्यूरी का वर्ड इंक्वायरी या क्वेश्चन से निकला है। एक्चुअली इट इज अ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड अबाउट डेटा। आप डेटाबेस से जो सवाल करते हैं
जिन सवालों के जवाब डेटाबेस आपको देती है वो क्वेश्चंस बेसिकली क्यूरीज कहलाती हैं। क्यूरीज असल में एक लैंग्वेज है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये उसकी स्टेटमेंट्स को हम क्यूरी कहते हैं। आमतौर पर तो क्यूरीज इस्तेमाल होती हैं हमारे लिए, सर्चिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करती हैं एक खास क्राइटेरिया के तहत। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं मुझे रोल नंबर 7 का रिकॉर्ड डिस्प्ले करें, तो रोल नंबर के अगेंस्ट जो 7 दिया है वो मेरा क्राइटेरिया है, और इस क्राइटेरिया के ऊपर क्यूरी रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करके ले आएगी। अब क्यूरी एक या एक सादा टेबल से भी रिकॉर्ड ला सकती है। जो क्यूरी मल्टीपल टेबल से रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करती है उसे जॉइन क्यूरी कहा जाता है। क्यूरी सॉर्ट कर सकती है रिकॉर्ड्स को, मैनिपुलेट कर सकती है मल्टीपल टेबल्स में। मैनिपुलेट से मुराद है नए रिकॉर्ड इंसर्ट, अपडेट या डिलीट, बेशुमार काम कर सकती है। वो सारे काम हम डिस्कस करेंगे आगे क्यूरी की टाइप्स में। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड की जानिब मूव करते हैं और क्यूरी की टाइप्स वहां से देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्यूरीज। क्यूरी की मेजर 4 टाइप्स हैं: सिलेक्ट क्यूरी, क्रॉस टाइप क्यूरी, पैरामीटर क्यूरी और एक्शन क्यूरीज। इनमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्यूरी है सिलेक्ट क्यूरी। ये एक्सट्रैक्ट करती है रिकॉर्ड्स को अकॉर्डिंग टू अ क्राइटेरिया। एक या एक सादा टेबल से भी डेटा ला सकती है डिफरेंट ग्रुपिंग्स की बेस पर। इसके बाद जो दूसरी क्यूरी है वो क्रॉस टाइप क्यूरी है। ये आमतौर पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को समराइज करने के लिए इस्तेमाल होती है और इससे डेटा का एनालिसिस आसान हो जाता है। तो लार्ज टेबल्स के ऊपर क्रॉस टाइप क्यूरीज इस्तेमाल होती है। थर्ड टाइप ऑफ क्यूरी है पैरामीटर क्यूरी। पैरामीटर क्यूरी असल में जब रन करती है तो ये डायरेक्टली रन होने के बाद रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट नहीं करती। जब ये रन होगी तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आप अपना क्राइटेरिया एंटर करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे सी में आप स्कैनएफ लगा के रन टाइम इनपुट लेते हैं। तो स्कैनएफ के जरिए जो आप इनपुट देते हैं वो प्रोग्राम रन होने के बाद देते हैं। इसी तरह जब आप पैरामीटर क्यूरी रन करेंगे तो उस वक्त रन होने के बाद इसका डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आप कोई वैल्यू एंटर करेंगे और उस वक्त वो उस वैल्यू के तहत रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करके आपको डिस्प्ले करेगा। आप इसको डिजाइन ऐसे कर सकते हैं कि जब पैरामीटर क्यूरी रन हो तो वो आपसे 2 डेट्स डिमांड करे, और जब आप वो 2 डेट्स प्रोवाइड कर दें तो उन 2 डेट्स के दरमियान जितने रिकॉर्ड्स एंटर हुए वो उनको लाके आपके सामने डिस्प्ले कर दे। तो ये एक इंटेलिजेंट टाइप ऑफ क्यूरी क्रिएट की जा सकती है। इसके बाद एक्शन क्यूरी आती है। नाम से जाहिर है ये डिफरेंट डेटाबेस के अंदर डेटा मैनिपुलेशन या एक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके जरिए आप एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो बड़ी सिंपल हैं और नाम ही उनका काम बताएगा। फॉर एग्जाम्पल पहली है डिलीट क्यूरी। जब आप डिलीट क्यूरी अप्लाई करेंगे तो एक या एक सादा टेबल से आप अपने क्राइटेरिया के तहत मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। अपेंड क्यूरी, ये रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती है एट द एंड ऑफ द टेबल। फॉर एग्जांपल आपके एक टेबल में 50 स्टूडेंट्स हैं और आप चाह रहे हैं कि 2 स्टूडेंट्स मजीद ऐड किए जाएं, तो अपेंड क्यूरी उन 2 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड उन 50 के साथ जाकर ऐड कर देगी और एट द एंड ऑफ दिस क्यूरी टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उस टेबल में 52 होंगे। इसी तरह अपडेट क्यूरी है, ये एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है। अपेंड और अपडेट में क्या फर्क है? अपेंड में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चेंज हो जाते हैं, जबकि अपडेट क्यूरी में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उतने ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक अपडेट क्यूरी लिख सकता हूं जो कि तमाम उन प्रोडक्ट्स की प्राइस इंक्रीज कर दे जो कि आज के दिन में ऐड की गई हैं, या ऐसी अपेंड क्यूरी लिख सकता हूं कि तमाम उन प्रोडक्ट्स की प्राइस को 10% डिस्काउंट दे दिया जाए जो इस पूरे मंथ में इस्तेमाल नहीं हुई। तो रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए अपडेट क्यूरी इस्तेमाल होगी। इसके बाद लास्ट क्यूरी मेक टेबल क्यूरी। नाम से जाहिर है कि ये टेबल को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होगी। इस क्यूरी को इस्तेमाल करते हुए आप एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं जो कि डेटाबेस के एग्जिस्टिंग टेबल्स से ही एक्सट्रैक्ट करके लिया जाएगा। ये थे स्टूडेंट्स हमारे आज के थ्योरेटिकल आर्टिकल्स। साथ साथ हम सैंपल एमसीक्यूज डिस्कस करते गए हैं। अब चंद एक सैंपल एमसीक्यूज हम मजीद डिस्कस करेंगे। उनके लिए आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब हम कुछ सैंपल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज आपके सामने बोर्ड पर अपीयर हो रहे होंगे।
वन बाय वन हम इनकी स्टेटमेंट्स और इनकी ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स। एक टेबल के अंदर जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? तो अभी हमने इस लेक्चर में देखा नंबर ऑफ रोज या रिकॉर्ड्स इन अ टेबल आर नोन एज इट्स कार्डिनैलिटी। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज कार्डिनैलिटी। लेकिन अगर सवाल में नंबर ऑफ फील्ड्स पूछा जाता तो इसका जवाब हम ऑप्शन नंबर सी देते, दैट इज डिग्री। लेकिन इस वक्त दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फील्ड कैन बी सेट थ्रू। फील्ड की प्रॉपर्टीज हम किस व्यू से सेट करते हैं? अब अभी हमने डिस्कस किया फील्ड प्रॉपर्टीज डिजाइन व्यू से सेट की जाती है, जबकि डेटा शीट व्यू में सिर्फ हम डेटा एंटर करते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिजाइन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन टेक्स्ट डेटा टाइप कैन बी। टेक्स्ट डेटा टाइप की आपको मालूम है मैक्सिमम कैरेक्टर स्टोर करने की सलाहियत 255 कैरेक्टर्स है। तो इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर वो, अब सवाल को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, अगर सवाल में वो मैक्सिमम नंबर की जगह डिफॉल्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पूछता तो फिर हम जवाब देते 50। और अगर सवाल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन टेक्स्ट की बजाय वो मेमो डेटा टाइप पूछ लेता तो जवाब इसका होता ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इस वक्त दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 255 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉस टैब क्यूरीज आर यूज्ड टू कैलकुलेट। क्रॉस टैब क्यूरीज किस तरह की कैलकुलेशन कर सकती हैं? तो स्टूडेंट्स, इनके जरिए सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम हर तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सकती है। तो दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 6। उम्मीद है आपने इनको बेहतर तरीके से समझा होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।